ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले जब हम इसको जो है कर रहे थे, तो इसमें हमने 40th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था कि जब मतलब व्हेन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू एज्ड पीपल, the educator needs to consider that they suffer from one of the following types of communication barrier। मतलब कोई ओल्ड एज पॉपुलेशन को जब आप किसी भी स्तर पे एजुकेट कर रहे होते हैं, तो कौन सा सबसे बड़ा बैरियर बन के आता है? तो फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कि शारीरिक बाधा या फिजिकल कोई एबनॉर्मेलिटीज, फिजिकल कोई इम्पेयरमेंट। तो जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उनको जो हियरिंग है ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है, यूजुअली। तो ये सबसे बड़ी एक बाधा बन के निकलती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट। बाकी एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल बैरियर तो नहीं दिखते हैं। मेजर जो बैरियर है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन हैज अ की रोल इन चेंजिंग द माइंड्स ऑफ पीपल। तो इसमें आप लोग बताइए, थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मोटिवेशन क्यों नहीं हो सकता इसमें? थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे ना, अब टाइम है हमारे पास। तो बताइए आप लोग, इसमें पार्टिसिपेशन ही क्यों होगा? आवाज आ रही है ना मेरी? सर पार्टिसिपेशन इसलिए होगा क्योंकि हाँ जब हाँ, उसमें हम सर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, तो उससे ज़्यादा चीज़ें सर सीखने को मिलती हैं। उस वजह से सर पार्टिसिपेशन सही होगा। मोटिवेशन में तो इंसान आपको समझा देगा, लेकिन मोटिवेट आदमी तब तक रहेगा जब तक उसका असर रहेगा, इसलिए सर मोटिवेशन नहीं रहेगा। और और किसी का कोई आंसर? सर मुझे लगता है मोटिवेशन में वन वे कम्युनिकेशन होता है और पार्टिसिपेशन में मल्टीपल कम्युनिकेशन ईच अदर लोगों से होता है। तो मुझे लग रहा है इसलिए पार्टिसिपेशन हो। एक्चुअली सर जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तभी पार्टिसिपेशन होता है किसी भी मीटिंग या किसी भी कम्युनिकेशन में। और मोटिवेशन तो वही होगा कि एक बंदा बता रहा है, दूसरा सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ये मोटिवेट हो रहा है। अगर अब इसको सर एक काउंसलिंग, चीज, जी बताए साक्षी जी। हाँ सर मैं एक चीज, ये सारी चीजें हैं सर, लेकिन हम अगर सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पार्टिसिपेशन इसलिए ही कराते हैं हम किसी भी फील्ड में, ताकि कि जब हम उस फील्ड में उतर के वो काम कर रहे होते हैं ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है। एग्जैक्टली सबसे बड़ा इसमें आप लोगों को मैं अभी क्वेश्चन मेरा अगला यही था कि अगर हम काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स देखें, ठीक है, कि आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट से आप कब जो है अपनी बात डिलीवर कर पाएंगे और क्लाइंट कब एक्टिवली आपको सुनेगा? व्हेन योर क्लाइंट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन योर सेशन। क्या जबरदस्ती आप उसको बिठा के मोटिवेट कर पाएंगे? तो पहला स्टेज ही है पार्टिसिपेशन। समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं? जी पहला सर। सेशन क्या होता है काउंसलिंग का? पार्टिसिपेशन। थेराप्यूटिक रेपो बिल्डिंग सेशन। अगर आपका रेपो बिल्डिंग सेशन आपने स्टार्ट नहीं किया, बिना आप सीधे आए, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या क्लाइंट अगर बहुत सीवियर इशू के साथ है तो कुछ बता पाएगा? तो सबसे पहला स्टेज ही है पार्टिसिपेशन। और वो पार्टिसिपेशन कैसे स्टार्ट होगा? जब आप उसके साथ उसके लेवल पे इंटरेक्ट करेंगे, रेपो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और रेपो बिल्ड करना ही मतलब कि जब रेपो बिल्ड हो गया, इट मींस कि अब योर क्लाइंट स्टार्टिंग पार्टिसिपेशन, एक्टिवली पार्टिसिपेशन, कि उसको कैसे हेल्प की जरूरत है। मोटिवेशन और इंटरेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों भी चीजें समझ लेते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन पे कोई थियरी है आपके पास, याद है? जो बहुत क्वेश्चन आता है जिसपे नीड थियरी। ट्रिनिटी है शायद मोटिवेशन। अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो।
क्या है पहला नीड, क्या है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल। दूसरा? नीड सेफ्टी। सेफ्टी। फिर? लव एंड बिलोंगिंग्स। फिर? सेल्फ स्टीम। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है? सर बेसिक नीड्स। रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। रोटी कपड़ा रख लो, सेफ्टी में मकान आ जाएगा। तो बिना खाली पेट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कहेंगे मतलब ये सपने भी खाने वाले ही आएंगे, और खाली पेट कुछ भी आप नहीं कर सकते। और इसी पे बेस्ड क्या है, प्राइमरी एजुकेशन में कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है? मिड डे मील। मिड डे मील। मिड डे मील। मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ? 1995। 1995। और सर्व शिक्षा अभियान? 2010। 2001। 2001। जी, तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ और उसके साथ इसको सिंक कर दिया गया। पाया ये गया कि पहले भी था, शिक्षा को लेके बहुत सारे अभियान चलाए गए, बट जो एनरोलमेंट था, ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज होता जा रहा था, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी। वो क्या पढ़ने लिखने जाएंगे, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, पढ़ेंगे भी तो कुपोषित रहेंगे। तो उन सारी जो है प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इनको यहीं पे व्यवस्था करा देते हैं खाने की, जिसको मिड डे मील बोला गया। और जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होने लग जाएंगी तो ऑटोमेटिक फिर इनको सेकेंडरी मोटिवेशन होगा पढ़ने का। ठीक है, तो ये तरीका था। सेफ्टी मतलब कि आपको सुरक्षा का भाव जब हो जाए, जॉब में आप आते हो तो गवर्नमेंट जॉब में इसीलिए आते हो कि सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगा। उसके बाद प्यार तभी उमड़ता है। एक मूवी थी इमरान हाशमी की, कि जब दरवाजे से गरीबी अंदर आती है तो प्यार खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बाकी जितनी भी फिलोसॉफिकल चीजें हैं ना, वो यहीं खत्म हो जाती हैं अगर नीचे की नीड्स पूरी नहीं हुई। तो यही हमारी मोटिवेशन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जॉब करते हैं, जिसकी वजह से हम अर्निंग करते हैं। और ये जो हमारी पर्सनालिटी फ्रेम होती है, इन्हीं सब नीड्स के अराउंड फ्रेम होती है। उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम। फिर जब ये लव बिलोंगिंग्स और ये सब चीजें पूरी हो जाती हैं, तो हर छोटी छोटी बात पे ईगो वाली बात करता है इंसान, अरे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। एक बेचारा जो रोड साइड भीख मांग रहा है, उसके आत्मसम्मान की क्या कद्र है? उसको दिन भर में सैकड़ों लोग दुत्कारते हैं। लेकिन जब वही जो भिखारी है एक ओहदे पे पहुंच जाता है, तो उसका सेल्फ स्टीम इतना जाग जाता है कि अगर उसका लोअर सबॉर्डिनेट सिर्फ ये क्वेश्चन कर ले कि सर आज आप आएंगे या कल कल आएंगे या नहीं आएंगे, तो उस पे भी ऑफेंड हो जाता है छोटी छोटी चीजों को लेके। ठीक है, तो उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? सर्वोच्च क्षमता होता है या फिर वास्तविक स्वरूप, ऐसा कहना। टू मतलब सेल्फ। अपने आप को पहचानने की, मतलब फिलोसॉफी सारा पहचानने कुछ की। यहीं से स्टार्ट होता है। जी। ठीक है, फिलोसॉफिकल लेवल की बात, यानी आत्मबोध जिसको बोलते हैं। तो हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हम जो है कैसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे इनिशिएटिव से क्या हो सकता है पॉजिटिव चीजें, तो ये सब स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन या नीड की थ्योरी किसने दी? अब्राहम मैस्लो ने। पहला नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा सेफ्टी, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग्स, चौथा सेल्फ स्टीम, पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
इतना चीज याद हो जाएगा तो फिजियोलॉजिकल नीड्स को ही बेस बना के मिड डे मील लाएगा प्राइमरी एजुकेशन में, जो कि 1995 में स्टार्ट हुआ, उसको सर्व शिक्षा अभियान 2001 से जोड़ दिया गया। इतनी फैक्ट्स हो गए आप लोगों के लिए काफी हद तक, ठीक है। और काउंसलिंग में सबसे इनिशियल जो स्टेज होता है वो थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता है, मतलब जो रेपो बिल्ड करना जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या समझते हैं? ब्रॉड, ये कह सकते हैं ब्रॉड, जैसे ब्रॉड बोलते हैं ना, बहुत ही फैला हुआ काइंड ऑफ। कुछ हद तक ठीक है, बट कॉम्प्रीहेंशन मैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी पूछ रहा हूँ, साइकेट्री, सोशल वर्क। व्हाट इज द मीन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन? और स्पीच थेरेपी में क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन? किस टाइप के बच्चे को स्पीच थेरेपी दी जाती है? स्पीच किस में इम्पेयरमेंट होता है, कौन सी डिसेबिलिटी में? ऑटिज्म में। ऑटिज्म। ऑटिज्म, एएसडी बोलते हैं ना। एएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किस टाइप का डिसऑर्डर है? डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल। Not neurological. Neurological is different. Neurodevelopmental disorder. इसके लक्षण क्या होते हैं? पॉसिबल। इसको असेस कैसे करते हैं, कौन सा टूल यूज करते हैं? आप लोग आइसा भूल जाते हो जल्दी। आइसा का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्केल ऑफ ऑटिज्म असेसमेंट। इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म असेसमेंट किन किन डोमेन को असेस करता है? सोशल कनेक्टिविटी, स्पीच और आई कांटेक्ट, उसकी एक्टिविटी, ठीक है। ये मल्टीपल पांच डोमेन 6 डोमेन को असेस करता है ऐसा स्केल में। तो उसमें अगर स्पीच में इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयर होना ऑटिज्म में मींस कि उसमें कोई ऑर्गेनिक इश्यूज नहीं होते हैं कि टंग टाई है या वोकल कॉर्ड में इश्यूज हैं, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी वो स्पीच में इम्पेयरमेंट होती है। हो सकता है वो कोई एक शब्द बोले, 2 शब्द बोले, लेकिन कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है। कॉम्प्रीहेंशन मींस कि शब्दों को जोड़ जोड़ के एक साथ बोलना। जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है कि हम एक फ्लो में कॉन्टिन्यूअसली बोलते चले जा रहे हैं, बट जो जिनमें स्पीच इम्पेयरमेंट होता है, जिन बच्चों में, वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हो। जैसे बोलेंगे मम्मा, मम्मा, पापा, खाना, खाना, खाएगा, मतलब खाऊंगा, वो खुद को। और इसमें ये भी रहता है कि वो खुद को ही प्रोनाउन बना के बोलेगा कि जैसे मेरा नाम रोहित है, रोहित को भूख लगी है, और थोड़ा सा मोनोटोनस आवाज में बोलेगा जो बच्चा ऑटिस्टिक होगा। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसे बच्चों में स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अगर उसको फाइन मोटर स्किल्स में इश्यूज है तो फाइन मोटर स्किल्स के लिए भी अलग अलग थेरेपी होती है। जो कौन कराता है? फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल समझते हो क्या होता है आप लोग? फाइन वो अच्छा वाला फाइन नहीं, और ना पेनाल्टी वाला भी फाइन नहीं है। मोटर समझते हो क्या होता है? बोलना है भाई, इसमें ऐसा थोड़ी नंबर मिलने है और नंबर कटने वाला है। मोटर स्किल्स लाइक सर्वो मूवमेंट को बोलते हैं। तो फाइन मोटर स्किल यानी जो फिंगर्स से छोटी छोटी चीजें जो उठाने की कैपेसिटी होती है, उसको फाइन मोटर। जैसे आप जो लेसेस बांधते हो, बटन बंद करते हो, या सुई में धागा डालते हो, ये सब किस में आएगा? आई थिंक फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर में आएगा। और ग्रॉस मोटर स्किल मतलब? हाँ, ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जैसे चलना, दौड़ना, कूदना। हाँ, ग्रॉस मोटर स्किल में मान लिया आप किसी से हैंडशेक करते हो तो प्रॉपर हाथ मिलाना, ऐसा नहीं कि एकदम से दबा देना,
ठीक है, या एकदम से पूरा प्रॉपर ग्रिप ही ना करना। तो ग्रॉस मोटर स्किल में प्रॉपर आपकी जो ग्रिप बनती है चलने में, किसी चीज को उठाने में, वो होती है। फाइन जितना बारीक, फाइन मतलब बारीक, यानी छोटे-छोटे स्किल्स, उसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। तो फाइन मोटर स्किल में या ग्रॉस मोटर स्किल में इश्यूज होते हैं, तो इसके लिए कौन थेरेपी देता है? ओटी। ओटी मतलब ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपी। तो आप लोग इन चीजों को रट के रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ, नहीं तो आगे बढ़ जाता है इस पे। अब टाइम भी है तो इसलिए जो है ले रहा हूँ समय आप लोगों का। मोटिवेशन का अगर देखा जाए तो बिहेवियरल इश्यूज में मोटिवेशनल थेरेपी होती है। तो अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन में कौन सा थेरेपी यूज करते हैं फॉर मोटिवेशन CBT एनहांसमेंट? फॉर मोटिवेशन एनहांसमेंट, MET। MET का फुल फॉर्म क्या है? मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी। इसका मतलब आप लोगों ने कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप लोगों ने जो है डिले किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर पछतावा होता है। इसको मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग भी बोलते हैं कभी कभी। और इसमें बेसिकली जैसे कोई एडिक्शन वाला पेशेंट है, तो उसका मोटिवेशन कितना है, मोटिवेशन फॉर द चेंज इन देयर बिहेवियर, मतलब कि जो अल्कोहलिज्म है वो क्या है? अल्कोहलिज्म क्या है? एक बिहेवियरल इश्यूज, ये सब्सटेंस अब्यूज। बिहेवियरल इश्यूज है, ठीक है, जो अल्कोहलिज्म है। तो बिहेवियर को चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? मोटिवेशन की। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेज है मोटिवेशन का, उसको क्या बोलते हैं? प्री कंटम्पलेशन। कंटम्पलेशन। प्री कंटम्पलेशन। प्री कंटम्पलेशन में पेशेंट क्या बोलेगा? मुझे उसको कोई इंसाइट प्रॉब्लम नहीं नहीं है। होगा। इंसाइट क्या होगा? प्रेजेंस होगा या एब्सेंस होगा? एब्सेंस होगा। इंसाइट मतलब क्या होता है? इंसाइट मतलब अवेयरनेस अबाउट इलनेस, अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो वो कहेगा कि नहीं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो ये लोग पता नहीं क्यों ले आए हैं ऐसे ही बता के कि दवाई दिलाएंगे, बुखार है तुम्हें, और ये लेके चले आए, मुझे क्या पता था इसके लिए, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये प्री कंटम्पलेशन स्टेज रहेगा। दूसरा स्टेज क्या होता है? कंटम्पलेशन। कंटम्पलेशन होता है। कंटम्पलेशन मतलब कि पेशेंट में पार्शियल इंसाइटमेंट होगा, पार्शियल इंसाइट होगा। पार्शियल इंसाइट मतलब कि वो कहेगा कि हाँ दिक्कत तो है, बट इतना दिक्कत नहीं है कि जो है अभी ले आते। उसके बाद में कंटम्पलेशन के बाद जो आता है स्टेज, उसमें वो जो है थोड़ा सा एक्सेप्ट करता है कि हाँ दिक्कत है, जिसको हम कंटम्पलेशन के बाद में बोलते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। प्रिपरेशन स्टेज, उसमें वो तैयारी करता है कि अच्छा ठीक है आप जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे। उसके बाद फिर वो एक्शन मोड में आता है, यानी वो एक्शन। उसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो और रिलैप्स जो है होता है वो कभी भी हो सकता है। रिलैप्स और लैप्स में क्या अंतर बताया था मैंने? सर रिलैप्स, रिलैप्स वो होता है। हाँ हाँ बोलिए। सर रिलैप्स वो होता है जो, मान लीजिए जो भी अल्कोहलिक पेशेंट है या वो अपने पुराने उसमें वापस आ जाता है। और लैप वो होता है जो 2 से 3 महीने में कभी उसने एक बार कोई भी सब्सटेंस यूज कर लिया तो ले लिया। तो रिलैप्स होता है कंप्लीटली प्रीवियस पैटर्न पे वापस आ जाना, और लैप्स होता है एक आध बार जो है इनटेक ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप काम करता है अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? अल्कोहलिक एनोनिमस। अल्कोहलिक एनोनिमस, ठीक है, एल्कोहलिक एनोनिमस। और
इसके फाउंडर कौन है? बॉब एंड बिल। बीबी, बॉब एंड बिल्स, ठीक है। और बिल्स, बॉब एंड बिल्स में शायद डब्ल्यू से है बिल्स, लेकिन उन्हें याद करने के लिए बीबी कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये कितने स्टेप प्रोग्राम है? 12 स्टेप प्रोग्राम। 12 स्टेप प्रोग्राम। इसी अल्कोहल एनोनिमस की तरह से ही नारकोटिक एनोनिमस भी है। वो जितने नारकोटिक ड्रग्स वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए काम करता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद है क्वेश्चन IUD से है। Which of the following is the most common complaint of women with IUD insertion? IUD का फुल फॉर्म क्या होता है? सर इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। अगर IUCD होता तो फिर C फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव। और इसको और दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? कॉपर्टी, ठीक है। तो इसका सबसे जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन है वो ब्लीडिंग का है। इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ और वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जो है क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, इसलिए इसको डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन है, इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज चाइल्ड डेथ रेट इज हाई मोस्टली ड्यू टू। तो चाइल्ड डेथ रेट इन्होंने इसमें ऑप्शन दिया लैक ऑफ मैटरनल केयर, चाइल्डहुड कैंसर्स, एक्सीडेंट्स, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन जो दिया हुआ है लैक ऑफ मैटरनल केयर और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, ये दोनों सेम ऑप्शन है एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो उसके बाद चाइल्डहुड कैंसर और एक्सीडेंट्स। अब बच्चे का एक्सीडेंट इतना मेजर इश्यूज नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया गया था, ठीक है। तो चाइल्ड डेथ रेट, हमारे यहाँ चाइल्ड को किस एज को माना गया है? चाइल्ड एज पर WHO फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के लिए कितना एज माना गया है? अंडर 5 years. 5 years सर। अंडर 5, ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितने पॉपुलेशन पे मेजर किया जाता है? 1000 लाइव बर्थ, है ना? 1000 लाइव हाँ। बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 lakh. 1 लाख। 1 lakh का सर। 1 लाख पे कितना है मैटरनल मोर्टेलिटी अभी फिलहाल? 87। और चाइल्ड मोर्टेलिटी 28। इन्फेंट 29। 27। नियोनेट नियोनेटल मोर्टेलिटी 19 है, 19 लिखा है। ठीक है। तो इसको नियोनेटल का एज क्या माना गया है? 0 to 28 28। इन्फेंट किसको माना गया है? 0 to 1 year। ठीक है। और इसको अंडर 5 बोलते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी, ये अंडर 5 MR करके लिखते हैं, ठीक है। कैंसर को जो डायग्नोस करते हैं तो जो टेस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंसी, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन गलत हो गया, डिलीट हो गया, वो अलग बात है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, तो मैटरनल डेथ का सबसे ज्यादा कॉमन कॉज क्या है? ऑब्स्टेट्रिक ब्लीडिंग, ठीक है। जब इंटरनली ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन इज प्रेफर्ड। तो जब बहुत बड़े लेवल पे पानी को शुद्ध करने की जो है मेथड यूज की जाती है तो उसमें
क्लोरीन पाउडर नहीं यूज किया जाता है, या क्लोरीन का और पार्ट नहीं यूज करते क्लोरीन का और फॉर्म में, क्लोरीन को गैस के फॉर्म में यूज किया जाता है। The shared rules or guidelines for behavior in specific situations. तो shared rules और guideline क्या होता है? कल्चर। कल्चर का डेफिनेशन क्या होता है? द वे ऑफ लाइफ। द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला कला ही ही संस्कृति है। संस्कृताइजेशन किसने दिया था ये टर्म? एमएन श्रीनिवासन। एमएन श्रीनिवासन। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? जी सर। संस्कृताइजेशन किसका है? एमएन श्रीनिवासन का। कल्चरल लैग क्या होता है? क्या होता है कल्चरल लैग? सर जब टेक्नोलॉजी के साथ कल्चर आगे नहीं बढ़ पाता। कल्चर आगे नहीं बढ़ पाता, मीन कल्चर उतनी तेजी से नहीं डेवलप हो पाता। मतलब ड्यू टू मल्टीपल रीजन, जब कल्चरल चेंज की जो स्पीड है वो कम होती है, बट सोसाइटल चेंज ज्यादा तेजी से होता है। सोशल चेंज यानी सामाजिक बदलाव तेजी से होते हैं, लेकिन कल्चरल जो चेंजेस हैं वो उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन स्टार्ट होता है, उसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, ठीक है। और उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को ही जो उसके पिछड़ेपन को, कल्चर के पिछड़ेपन को ही कल्चरल लैग बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया कल्चरल लैग का? ऑकबर्न ने। ऑकबर्न। नॉर्म्स क्या होते हैं? सोशल नॉर्म्स। समाज में जीने का जो तरीका होता है उसी को सोशल नॉर्म्स बोलते हैं। जो नियम कानून बनाए गए होते हैं, ठीक है। और सोशल वैल्यूज क्या होते हैं? समाज के सामाजिक मूल्य का मतलब क्या होता है? समाज द्वारा बनाए गए कुछ जो नैतिक है, मतलब एथिकल है, कल्चरल नॉर्म्स हैं, ग्रुप नॉर्म्स हैं, तो उसको सोशल वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। जिसका कोई जो है लिखित कानून तो नहीं होता है, बट फिर भी उसे एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे एक समाज में है कि छोटे लोग बड़े लोगों का इज्जत करेंगे, ठीक है। अगर इज्जत नहीं किया तो उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, बट सोसाइटी में ये ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन डिलीट था, एन इंडियन इज सेट टू बी द नेक्स्ट बेस्ट इंग्लिशमैन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। तो ये अकल्चरेशन जो एक टेक्निक है, अकल्चरेशन क्या होता है? कल्चर को एडॉप्ट करना। हाँ, तो जो वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या फर्क होता है? लगभग सर सेम ही है। वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्न कल्चर माना जाता है अभी तक तो। सर मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे काम को आसान बनाती है, और वेस्टर्नाइजेशन जो हम बाहर का कल्चर यहाँ फॉलो करते हैं, जैसे वहाँ का ड्रेसिंग सेंस हो गया, फूड हो गया। और ये कल्चरल आइडियलिज्म होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, स्पेशली मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेशन, मतलब स्टार्ट डिस्क्रिमिनेशन विद जेंडर, मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर, बट ये मैंने कॉमनली देखा है कि जो साथ की हमारी लड़कियां थी उसमें से एक दो थी, तो वो मैंने ये प्रैक्टिकली आजमाया कि जब हमारे साथ टपरी पे चाय पीने जाती थी तो नॉर्मल भैया चाय बना दो और चाय में शक्कर कम है, ये है वो है, बिल्कुल सिंपल जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता था। लेकिन जब वही साथ में डोमिनोज जाती थी ना तो उनके बोलने का तरीका बदल जाता था, ठीक है। तो वो क्या करती थी, कॉपी करती थी। तो वो कॉपी करना ही वेस्टर्नाइजेशन है,
या जैसे हमारा मान लिया जो हम ये कोट पैंट पहनते हैं ना गर्मियों में, और राजस्थान में शादी है जैसलमेर में, और भाई साहब 48 डिग्री टेम्परेचर में भी घोड़ी पे चढ़े हुए हैं कोट पैंट पहन के। तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन है या वेस्टर्नाइजेशन है? ये वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन हुआ आप, हाँ मॉडर्नाइजेशन हुआ आप टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कि यूके में ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तो हम भी उस जो है चीज को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों के काम को आसान करेंगे और क्वालिटी टीचिंग एनहांस करेंगे, तो वो मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है। अकल्चरेशन भी वही होता है कि लोगों की कॉपी को अडॉप्ट करना। आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है, और स्पेशली आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज क्या होता है? आइसबर्ग फिनोमिना बता दो आप, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, याद है किसी को? अभी हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था क्लास में, सीआई पार्ट 3 में क्वेश्चन आया। आइसबर्ग तो वही है कि मतलब जितना हमें कुछ शो हो रहा है उससे बहुत ज्यादा डेप्थ होना किसी चीज का। मतलब जो चीजें दिख रही है वो तो दिख रही है, उसके नीचे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं। तो जो हिडन यानी जो लैटेंट इश्यूज हैं, जो हिडन है, जो दिख नहीं रही हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ क्या डिसऑर्डर, ठीक है। अब मान लिया किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया तो उसके पीछे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी कई सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। या मेंटल इलनेस डायग्नोस हो गया तो उसके पीछे तो आइसबर्ग फिनोमेना किसी के लिए भी हो सकता है। जब डिसऑर्डर का आइसबर्ग फिनोमेना होगा तो उसके कोई भी डिजीज के जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो तो आपने असेस कर लिया मल्टीपल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी से, ठीक है, लेकिन उसका जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स है, वो कैसे असेस करोगे? वो छिपा हुआ है, ठीक है। तो उसको आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं। सोशल स्ट्रेस मतलब सामाजिक दबाव एक तरीके का, जो सोशल प्रेशर भी बोलते हैं कभी कभी। एन एग्रेरियन सोसाइटी इन इंडिया इज हाइटेंड बाई, तो अग्रेरियन मतलब कि कृषि समुदाय जो था, अग्रेशन कृषि समुदाय कैसे, विलेज कम्युनिटी यानी गांव के जो कल्चर थे, गांव का समाज था, उसमें उसने जो है कृषि को ज्यादा योगदान दिया बढ़ाने में। द पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सर्टेन ग्रुप और सिचुएशन इज रिफर्ड टू एज, उसको क्या बोलते हैं? सोशल सिस्टम। एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग एक सेट पैटर्न में बिहेव करते हैं, सेट पैटर्न में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राइब एज अ ग्रुप इज क्लोजेस्ट टू, तो जो एक ट्राइब होता है वो किससे क्लोज होता है? एक कम्युनिटी से, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी की क्या खासियत होती है? ट्राइबल कम्युनिटी की क्या खासियत होती है? एंडोगेमस। नहीं, वो तो इनका मैरिज का टाइप हो गया कि यूजुअली ये कैसा टाइप ऑफ मैरिज है उनका? इंडोगामी। सिमिलैरिटीज होती है, कॉमन डायलेक्ट होता है सर। मतलब आप कॉमन टेरिटोरियल। ट्राइबल कम्युनिटी डिपेंडेंसी ऑन नेचर, इमोशनली बहुत ही बॉन्डेड होते हैं, आपस में ही विवाह करते हैं, और इनका अपना कुछ एरिया होता है जिसपे इनको राइट्स मिले हुए होते हैं स्पेसिफिक। कुछ लोग ट्राइबल कम्युनिटी में, कुछ लोग ट्राइब्स बाई ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हैं, ठीक है। जैसे स्पीति वगैरह को पूरा, उस पूरे एरिया को ही ट्राइबल कम्युनिटी बता दिया, ट्राइबल एरिया ही बता दिया, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे एरियाज हैं, और इनकी अपनी कॉमन डायलेक्ट होती है, कॉमन फूड कल्चर होता है, कॉमन ड्रेस कल्चर होता है, और स्ट्रांगली इमोशनली ये लोग कनेक्टेड होते हैं। इनके लिए कौन सा रूल लाया गया था जो ट्राइबल एरियाज में पंचायत को इम्प्लीमेंट करने के लिए? कौन सा एक्ट था? पेशा पेशा एक्ट था सर।
पेशा का फुल फॉर्म क्या है? जी पंचायत एक्सटेंशन क्या था? जी पंचायत एक्सटेंशन पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एरिया, ठीक है। ये कब आया? शेड्यूल एरिया जी 1996 में आया। हाँ। और जो एक और एक्ट आया था फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, वो किस लिए था? घबराना नहीं है, याद नहीं होता सबको, लेकिन अगर याद है तो थोड़ा बहुत बताओ किस चीज के लिए था? सर ताकि ट्राइब्स भी ये सर सर कुछ फॉरेस्ट 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 ड्वेलर्स एक्ट बेसिकली वहाँ के रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, हाँ, उनको हक है। और इनको एक स्पेसिफिक राइट दिया गया जिससे उस बफर जोन में कोई और इंटरवीन नहीं करेगा। उस बफर जोन में मतलब इनको इनके ही टेरिटरी से अलग कर दिया गया था। सपोज करो कि अडानी ने कहा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां का देखरेख हम रखेंगे और वहां की जो पूरी एरिया है उस पे हमारा इतने दिनों के लिए लीज पे हमने ले लिया है, तो इसका हम अपने हिसाब से जो है मैनेजमेंट करेंगे। अब पता लगा उसके जो है कुछ ट्राइब हैं जो उसी जंगल में जाके घास काटते थे या अपनी जीविका पे जो है जीविका वहीं से चलाते थे, तो उनको बाहर कर दिया गया। तो उनको उनके ही टेरिटरी से बाहर कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां किसी को जो है ठेका दे दिया गया। तो फॉरेस्ट डॉलर्स एक्ट ने कहा कि नहीं, इनका ये अधिकार है, ये हम इनके घरों में घुसे हैं, ये हमारे घर में नहीं घुस रहे हैं, हम लोग इनके घर में घुस गए हैं। जिन जानवरों के साथ ये जीवन बिताए हैं, जिन जानवरों से ये संघर्ष करके अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखे थे, आज हम उन्हें दिखाने के लिए पैसा ले रहे हैं। जनता को दिखाने के लिए हम उसको जो है उसको क्या बोलते हैं, जो जंगल सफारी करवा रहे हैं लोगों से। तो हाँ, इनको उनके जगह से नहीं निकाल सकते। तो उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 में आया और वो बफर जोन बनाया गया और बताया गया कि इस जोन में इनके लाइवलीहुड के लिए ये काम कर सकते हैं, बट कॉमर्शियल मतलब दूसरे को बेचना ये सब चीज नहीं कर सकते, अपने लाइवलीहुड के लिए वो कर सकते हैं। अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो विधानसभा में सीटें रिजर्व होती हैं, कौन से एक्ट से होती है बताओ? भूल गए? अभी परसों ही तो डिस्कस किया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है ना? आवाज आ रही है मेरी? जी सर 46 है सर। बताओ बताओ, दो है ना, 330 और 332। 330 कहाँ के लिए है? लोकसभा के लिए। ये लोकसभा के लिए। लोकसभा यानी लोअर हाउस। अपर हाउस किसको बोलते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा। और 332 किसके लिए है? विधानसभा के लिए। ठीक है, ये सब चीजें याद होना चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। एकलव्य स्कूल किसके लिए बनाया गया? ट्राइब्स के सर एससी एसटी के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे होते हैं उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स। एलिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, वो भी कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का ये तो। पंचायत में कितने % रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए? 33%। 1/3 ना। अभी विधानसभा और लोकसभा में भी लागू हो गया है। द टर्म सोसाइटी रिफर्स टू, सोसाइटी का मतलब क्या होता है? द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इसको सोसाइटी बोलते हैं। मैकाइबर एंड पेज ने क्या बोला है? वेब ऑफ रिलेशनशिप। वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप।
Which of the following is the requirement of organizing guidance and counseling services? तो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होगा? बजट भी है आपके पास, डाटा बैंक भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, लेकिन काउंसलर नहीं है, ट्रेंड काउंसलर, तो आप पॉसिबल नहीं है कि जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट कर पाओ। Which article of the Constitution directs the government to establish panchayat to serve the institution of local self-government? तो जो लोकल गवर्नमेंट सर किसी का माइक ऑन है आई थिंक। ऑफ कर रहा हूँ, कर दिया। ठीक है, तो आर्टिकल 40 के तहत पंचायत की व्यवस्था करने की बात कही, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई। ठीक है, और जो ये पंचायत बनाई गई कितने स्तर पे बनाई गई? तीन स्तर पे सर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ये किसने दिया? ये बलवंत राय मेहता। ठीक है। Which of the following is not a character of an organization? तो कैरेक्टर नहीं है, नॉर्म्स इज डिफरेंट थिंग। नॉर्म्स मतलब नियम कानून, कैरेक्टर नहीं है। मोहम्मद साहिद जी का अभी भी माइक ऑन है क्या? साहिद जी माइक ऑफ कर लीजिए आप। मैं म्यूट कर रहा हूँ, वापस से अनम्यूट हो जा रहा है क्या? ठीक है। Which of the following is not a technique of case work? तो केस वर्क क्या है? केस वर्क क्या है? सोशल वर्क, प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल। सोशल वर्क का मेथड है। सोशल वर्क के कितने मेथड हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में कितने मेथड्स आते हैं? 3 है। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी। इसमें सोशल वर्क, रिसर्च और सोशल एक्शन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्कोप कितने हैं? स्कोप का लेवल क्या है? माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो। माइक्रो, मैक्रो, मेसो, मैक्रो। मैक्रो। माइक्रो लेवल पे कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं? केस वर्क। माइक्रो लेवल पे हम काम, माइक्रो लेवल पे हम किस स्कोप में काम करते हैं? फैमिली, इंडिविजुअल एंड फैमिली और फैमिली। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, मेजो पे हम ग्रुप वर्क और ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी। और ये सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च। ठीक है, माइक्रो सूक्ष्म स्तर पे काम करने की जो है स्कोप है। मेजो सूक्ष्म से थोड़ा बड़ा समुदाय स्तर पे, समूह के स्तर पे, और मैक्रो है मास लेवल पे। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि टेक्निक कौन सा नहीं है सोशल वर्क का, तो लॉबिंग जो है ये टेक्निक नहीं है। लॉबिंग किसका टेक्निक हो सकता है? सर पॉलिटिकल सोशल एक्शन, सोशल एक्शन का। सोशल एक्शन का टूल क्या होता है? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, लॉबिंग। ठीक है, ये सब उसी का है, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों की एक लॉबी क्रिएट करना। लॉबिंग को नेगेटिव टर्म में मत यूज कीजिए। हम लोग कहते नहीं कि अरे वो अपनी लॉबी बना रहा है, उसकी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो लॉबी किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मास लेवल पे लोगों को लेके आना, लॉबी के एक लॉबी बनाना और उससे जो है एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। ठीक है,
काउंसलिंग, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूइंग, ये जो है एक केस वर्क की टेक्निक हो सकती है। लॉबिंग जो टेक्निक है वो सोशल एक्शन की है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग इन सोशल केस वर्क कैन बी क्लासिफाइड एज। तो सोशल रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग मतलब कि केस का रिकॉर्ड रखना। केस का रिकॉर्ड कैसे रख सकते हो? ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकली यूज होता है सोशल वर्क में वो क्या होता है? रिटन में आप लिखते हो, ठीक है। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग, नरेटिव रिकॉर्डिंग, रोल रिकॉर्डिंग एंड समरी रिकॉर्डिंग, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस किया, इनिशियली क्या बात हुई, इनिशियली किन किन चीजों के बारे में आपने एक्सप्लोर किया, और फिर उसका नरेशन करना, और फिर रोल का रिकॉर्ड करना, देन समरी करना, उसका समरी की क्या क्या जो है ओवरऑल हमने इस केस में, इस सेशन में कंपाइल किया। पुटिंग oneself in the shoe of another person and understanding his or her perceptual world। तो हमेशा मैंने क्या बताया है? एम्पैथी। एम्पैथी हमेशा ये बताया ना, पुट योर लेग्स इन अनदर शूज, पुट योर लेग्स इन अनदर शूज, इसको क्या बोलते हैं? एम्पैथी, ठीक है। और इसको एम्पैथी को ही क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेटिव। क्या इंटरप्रिटेटिव? क्या? अंडरस्टैंडिंग, दूसरे की समस्या को इंटरप्रिटेट करना, ठीक है। और बाकी जो पॉजिटिव रिगार्ड्स है, सिंपैथी है, जेन्युइननेस है, ये भी यूज होता है काउंसलिंग में ही यूज होता है। पॉजिटिव रिगार्ड मतलब कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अगर आपके क्लाइंट ने छोटा सा भी स्टेप लिया है या नहीं भी स्टेप लिया, वो आपके सेशन में ही आया है, तो उसको विदाउट एनी कंडीशन आपको रिगार्ड करना है, पॉजिटिवली अप्रिशिएट करना है, प्रेज करना है। और जेन्युइननेस मतलब कि कोई इंडिविजुअल जो भी अपनी बात बता रहा है, उसकी बात की कितनी जो है वैधता है, कितनी वो सही है, कितना गलत है, तो उसको चेक करना अलग अलग लेवल पे, उसको जेन्युइननेस बोलते हैं। सिंपैथी तो होता है कि सिंपैथी एक इमोशनल कनेक्टिविटी होती है, जब किसी के समस्या को आप उसके ही तरह फील करते हो, जिसको हम संवेदना बोलते हैं। Which one of the following is incorrectly matched? तो एमजी रॉस का कम्युनिटी वर्क पे काफी काम है। पीडी कुलकर्णी का सोशल पॉलिसी इन इंडिया इन्होंने दिया हुआ है। एचबी ट्रेगर का सोशल ग्रुप वर्क है। तो ये तो सोशल वर्क का बहुत कॉमन सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। और एमएस गोरे का सोशल केस वर्क नहीं है। एमएस गोरे का क्या है? सोशियोलॉजी। नहीं, इन्होंने कौन सी सोशल वर्क में कौन सी बुक क्या सर? ग्रुप वर्क ही है सर। ग्रुप वर्क। केस वर्क पे नहीं है ना। नहीं। केस वर्क पे किसका है? सोशल केस वर्क पे किसका सबसे ज्यादा काम है? मैरी रिचमंड। रिचमंड का। मैरी रिचमंड। और सोशल डायग्नोसिस किसने दिया? मैरी रिचमंड नहीं दिया था। मैरी रिचमंड का ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किसका है? पर्लमैन। पर्लमैन। पूरा नाम क्या है? एच पर्लमैन। हेलन हैरिस पर्लमैन, ठीक है। कितने पी इन्होंने दिए थे? 4 पी। पहला क्या है? पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस। प्लेस, प्रोसेस। ठीक है, तो ये 4P है। मेडिकल सोशल वर्क हैड इट्स बिगिनिंग एट, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में जब पहले जो है मेडिकल सोशल अपॉइंटमेंट होते थे, तो उन मेडिकल सोशल वर्कर को क्या बोला जाता था? एल्मोनस। और भी कुछ शब्द में बोला जाता था, इसके अलावा भी कोई शब्द था? इनेबलर तो काउंसलर को बोलते हैं। और भी कुछ शब्द था, देखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस। तो सोशल केस वर्क का प्रोसेस में क्या पार्ट नहीं है? असेसमेंट हम करते ही हैं, कंटेंट एनालिसिस भी करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, ट्रीटमेंट पार्ट हमारा नहीं होता है। ठीक, ट्रीटमेंट इन सोशल केस वर्क इन्वॉल्व्स काउंसलिंग, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विसेज। तो ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सोशल केस वर्क, इन द फॉर्म ऑफ सोशल वर्क, हम जो काउंसलिंग करते हैं वो एक ट्रीटमेंट के ही तरह से काम करता है। और ट्रीटमेंट जब आप हॉस्पिटल में आते हो तो ट्रीटमेंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। ठीक है। क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। ठीक ठीक। ठीक है, हाँ। फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या आ जाएगा? दवा, मेडिसिन से, सर्जरी से। और नॉन फार्मा में आ जाएगा थेरेपीज, काउंसलिंग, ठीक है, योग, ये सब नॉन फार्माकोलॉजिकल में आ जाएगा। तो हम क्या क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन समझते हैं क्या होता है? सर उसमें किसी के इन्वायरमेंट को चेंज करना, लाइक फैमिली को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए केस के साथ, तो उसी को इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। एक केस बताता हूं आप लोगों को। एक, लेकिन टाइम कितना हो रहा है? 7:54। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक केस है जिसमें 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा है, और वो उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है पड़ोसी कि इसने हमारा सामान चुरा लिया। अब उस पड़ोसी के इल्जाम पे बच्चे की माँ ने खूब पीटा बच्चे को। ये भी नहीं पूछा कि क्या था, क्या चुराया नहीं चुराया। फिर पीटा, उसके बाद में सब रफा दफा हो गया। कुछ दिन बाद फिर से उस पे जो है कुछ और चीज गायब हुआ, तो फिर से इल्जाम लगा, फिर से उसको बुलाया गया, और मामला इतने स्तर पे पहुंच गया कि उसके लिए वहां की पंचायत बुलानी पड़ गई। पंचायत बुलानी पड़ गई तो सभी लोग थे, और फिर से उस बच्चे को बुलाया गया क्योंकि उससे संबंधित केस था। तो उसको उसकी माँ ने वहां पे शब्द यूज किया, तूने चुराया है, तूने चुराया है। तो उसने इतना डर गया कि वो बोला ही नहीं। बच्चा 14-15 साल का बच्चा क्या बोलेगा जहाँ 20-30 लोग, 40 लोग खड़े हैं। और खूब वही पीटा, मतलब इतना पीटा कि मान के चलो कि वो अधमरा हो गया। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, फिर बच्चा घर आ गया, उसको स्कूल भेजा गया। 2-4 दिन में जब वो थोड़ा ठीक हुआ, स्कूल भेजा गया। स्कूल में उसकी बुलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, बुलिंग स्टार्ट हो गई, बच्चे उसको चोर चोर कहने लग गए। घर में उसकी माँ, उसके बाप टॉर्चर करते थे कि तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई, समाज में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना। कभी भी अपने बच्चे की बात सुनने के लिए राजी नहीं थे। और धीरे 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 वो बच्चा सीवियर डिप्रेशन में चला गया। सीवियर डिप्रेशन के साथ साथ उसके अंदर अपनी मदर के को लेके इतना जेलस हो गया कि वो अपने मदर को मारने के लिए प्लानिंग करने लग गया कि इसको जान से मार दूंगा। और सेलेक्टिव म्यूटिज्म उसके अंदर डेवलप हो गया। अगर आपके पास ऐसा बच्चा आएगा, आप सपोज करो सेलेक्ट सीवियर डिप्रेशन, और उसके अंदर जो जेलस की वजह से कुछ मान लिया साइकोटिक फीचर्स भी डेवलप हो गए, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जो साइकेट्रिस्ट है वो तो डील कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन जो उसकी कॉग्निटिव डिक्लाइनमेंट हुई है, कॉग्निटिव पाथ डिस्टर्ब हुआ है, कॉग्निटिव एरर आया है, या कह सकते हो उस कॉग्निटिव एरर भी नहीं कह सकते क्योंकि उसके साथ हुआ ही ऐसी घटना। तो इसका आपको अगर बोला जाता है कि सेशन लेना, आप क्या करोगे? सेलेक्टिव म्यूटिज्म को कैसे डील करोगे? चलो सेलेक्टिव म्यूटिज्म भी मान लिया आपने डील कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? केस समझ में आया आप लोगों को?
यस सर, फैमिली जो उनके परिवार के लोग हैं खास तौर पे, सबसे पहले उनको बोला जाएगा कि आप जो है अपने बच्चे पे बिलीव करें, ठीक है? और उनको मतलब कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए बोला जाएगा कि तो इसका इसी को मतलब मतलब बच- इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कहेंगे इस केस में। ठीक है, और किसी का कोई ओपिनियन? इससे क्या लीड हो सकता है आगे चल के बच्चे में? कौन सा डिसऑर्डर बोल लेंगे? सर अगर ऐसे ही बदनामी बिहेवियर जो मिलती रही तो बोलते हैं। क्रिमिनल बन सकता है सर, आने वाले टाइम में ये भी उसकी हो सकता है। मेंटेलिटी ऐसी हो सकती है, या तो ये डिप्रेस भी होएगा, हो क्रिमिनल सकता माइंड है। मिल जाएगा। और कौन? एंटी सोशल पर्सनालिटी हो जाएगा। और कौन डिसऑर्डर हो सकता है? PTSD। पीटीएसडी नहीं हो ये सकता? हाँ सर, PTSD हो सकता और है। बाद में पता चला कि बच्चे ने सामान भी चुराया नहीं था, बाद में पता चला। और माँ का जो एक रिग्रेट फेज होना चाहिए, वो रिग्रेट फेज भी नहीं था। ठीक है, उसको लग रहा था कि मैं तो माँ हूँ, मेरा पीटना मेरा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसको जो है इसकी प्रॉब्लम को लीड करने में जो है बढ़ गई और बढ़ा दी। दूसरा एक चीज होता है, एक कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर समझते हैं? यस सर। कंडक्ट डिसऑर्डर पता है आप लोगों को क्या होता है? सर कंडक्ट डिसऑर्डर में भी बच्चे का एंटी सोशल बिहेवियर ये बाहर आता है कि वो हर सबसे लड़ाई झगड़ा करना, बात नहीं मानना, और वो स्टार्टिंग स्कूल एज में ही स्टार्ट होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है सर ये। नहीं नहीं, न्यूरोलॉजिकल नहीं है ये। कंडक्ट डिसऑर्डर में बेसिकली कंडक्ट मतलब समझते क्या है आप? कंडक्ट मतलब क्या होता है? सर कंडक्ट मतलब करना वो कंडक्ट किस अच्छा। हिसाब से पेश आना है सोसाइटी में, किस हिसाब से बिहेव कोई करना है नियम सोसाइटी में। तोड़ना ऐसा। कंडक्ट का मतलब ही होता है आचार विचार या आचरण कह लो। ठीक है, अगर आचरण ही किसी बच्चे का खराब है, उसके जो है बाय बर्थ इसको कंडक्ट डिसऑर्डर में होता है। बच्चे के अंदर इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा, बच्चा सोशल नहीं होगा, बच्चा कहो जानवर को चाकू मार दे और उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, रोएगा भी नहीं, मतलब दुख भी नहीं होगा। ठीक है, खुद हाइपर एक्टिव रहेगा। तो ये सब कंडक्ट डिसऑर्डर के फीचर्स होते हैं। तो 100% ना हो सकता है माइल्ड लेवल का हो। तो ऐसा बच्चे में फीचर था और उसके माँ ने उसको लिए इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि बच्चा आज जो है एंटी सोशल हो गया। और सेलेक्टिव म्यूटिज्म मतलब बिल्कुल बात नहीं करता है, आप आधे घंटे 1 घंटे बिठाए रहोगे, पूछते रहोगे, वो नहीं बोलेगा। ठीक है, ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म होता है। और सीवियर स्ट्रेस की वजह से ही सेलेक्टिव म्यूटिज्म डेवलप होने के चांसेस होते हैं। पीटीएसडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रॉमा हो गया, इसलिए वो जो है स्ट्रेस में गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। और आगे चल के ये एंटी सोशल पर्सनालिटी भी बन सकता है अगर इसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से इसका डिप्रेशन सप्रेस हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, साइकोसिस सबसाइड हो जाएगा। लेकिन जो मदर फादर और फैमिली की तरफ से अगर इसको पॉजिटिव रिगार्ड्स नहीं मिला, इसको इससे जो है इसकी माँ ने रिग्रेट नहीं किया अपनी गलतियों का, और एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया, यानी एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन मतलब उसका स्कूल नहीं चेंज किया, अपना प्लेस चेंज करना तो मुश्किल है, बट स्कूल तो चेंज किया जा सकता है ना। तो ये अगर नहीं हुआ, या अपना अगर घर परमानेंट नहीं चेंज कर सकते, साल 2 साल के लिए बच्चे के लिए कहीं अलग रह के पढ़ाया जा सकता है अगर साउंड फैमिली है तो, क्योंकि बच्चे के लाइफ से ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। इस टाइप के केस में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और डिमेंशिया वाले केस में भी एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन किया जाता है। डिमेंशिया क्या होता है, कैसी बीमारी है? भूलने की बीमारी। ठीक है, तो इसमें भूलने की बीमारी होती है। तो जैसे बुजुर्ग है तो उनके हाथ में ही लिख दिया जाता है कि राइट साइड जाओगे तो बाथरूम है, लेफ्ट साइड जाओगे मतलब इस हाथ पे जाओगे तो ये है, उनको याद करने के लिए। और अगर उनको मान लिया फिजिकल कोई इम्पेयरमेंट है तो घर का माहौल चेंज करने के लिए दीवार या ऐसा बैरियर जो है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन में आता है। समझ में आया? जी सर। जी सर।
सर ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है, एक बार आप प्लीज इसको रिपीट कराएंगे? 61 या 60? सर 60। 60 जी सर सर 60। 60 और 59 ये दोनों ना कॉम्बिनेशन हाँ दोनों जी सर, ये वाला। रिलेटेड है दोनों क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल केस प्रोसेस? हाँ, केस वर्क की प्रोसेस ट्रीटमेंट में दो ट्रीटमेंट बताया उन्हें, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो जी हम कैसा ट्रीटमेंट करते हैं? नॉन फार्माकोलॉजिकल। यहाँ पे जी कहीं स्पेसिफाई किया नहीं बहरहाल क्वेश्चन में, बट इन चारों में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इवेल्युएशन करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, बट ट्रीटमेंट यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल नहीं दिया है, तो इसलिए हम ट्रीटमेंट को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ओके। इसमें कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? 60? सर 60 एंड 61 दोनों इंटर रिलेटेड लग रहे थे इसलिए, क्योंकि इसमें से हाँ पूछा हुआ था ना ट्रीटमेंट इज हाँ, तो सोशल केस वर्क। ट्रीटमेंट इन सोशल केस वर्क। अब पर्टिकुलर सोशल केस वर्क में हम यहाँ ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ उपचार से नहीं मतलब है कि हम कैसे इंटरवीन करते हैं। ट्रीटमेंट की जगह इंटरवीनिंग मेथड ऑफ सोशल केस वर्क भी हो सकता था। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है? सोशल केस वर्क क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो इन सोशल वर्क, अब यहाँ पे इन्होंने ना यहाँ भी नहीं नॉन फार्माकोलॉजिकल यूज किया, ना वहां पे फार्माकोलॉजिकल यूज किया, नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो हमें जब यहाँ ट्रीटमेंट मिल गया तो हम इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग, अब यहाँ कहीं भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर बीच में दिया होता तो हम उसको जो है क्वेश्चन को गलत मान लेते, बट यहाँ इन्होंने सारे के ऑप्शन जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल दे दिए। काउंसलिंग हो गया, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विसेज, मतलब जो भी हम सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको कैसे प्रोवाइड करना है। सोशल सर्विस इन द फॉर्म ऑफ रिहेबिलिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ केयर, तो वो चीजें जो है सोशल सर्विस में आ जाएंगी। तो ये हम तीनों चीजें करते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हो गया। आ गया समझ में? सर समझ आ गया, लेकिन जैसे कंटेंट एनालिसिस है ना, तो वो हम जनरली टर्म जो यूज करते हैं वो रिसर्च में यूज करते हैं, तो एग्जैक्टली सर, तो इसलिए कंटेंट मीन्स थोड़ा क्या होता है? कंफ्यूजन था। क्या होता है कंटेंट एनालिसिस? जब हम पूरे सिस्टमैटिकली हम डेटा जो है हमारा उसको एनालाइज करते हैं, रिसर्च के डेटा को। तो कंटेंट एनालिसिस में करते क्या है? रिसर्च की डेटा कैसी डेटा? क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है? सर क्वालिटेटिव जो होती है, जैसे वीडियोस है, इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, सर एनालिसिस तो हम पैटर्न्स क्वालिटेटिव होते और क्वांटिटेटिव दोनों का ही करते हैं। बात यहाँ हैं। कंटेंट की हो रही है। यस कंटेंट सर। वो सर क्वालिटेटिव वे में मैं कंटेंट बता रही हूँ इसलिए। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस आपने कंटेंट का एनालिसिस किया, एक पूरी 2 घंटे की मूवी का आपने कंटेंट एनालिसिस किया और उसको लास्ट में 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, दैट इज कंटेंट एनालिसिस। जी During your session, when you taking 45-minute session and in last you are explaining in 5 minutes, क्या आपने किया? बोलते हैं ना कि सर एक निचोड़ निकाल दिया, दैट्स काइंड ऑफ। हाँ, तो ये भी कंटेंट एनालिसिस ही हुआ। ठीक है, सर समझ में आया? इस केस वर्क में हम कंटेंट एनालिसिस का एग्जांपल देंगे, कंटेंट एनालिसिस का केस वर्क में। हाँ, कंटेंट एनालिसिस मींस कि आपने प्रॉपर कोई केस आया, जैसे अभी मैंने बच्चे का केस बताया पूरा, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका कंटेंट एनालिसिस कीजिए, ओके। ठीक है, तो आपने एनालिसिस करते हुए देखा कि एक तो यहाँ पे पॉक्सो का केस बनेगा, जे को इसमें हम शामिल कर सकते हैं, इन दोनों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन कर सकते हैं बच्चे के राइट्स को लेके, और बच्चे के सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए हम उसकी काउंसलिंग या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, और बच्चे के ओवरऑल वेलबींग के लिए हम एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दीज आर क्या इंटरवेंशन, और अलग अलग कंटेंट अगर फिर से इसमें और स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे कि यार बच्चे का राइट वायलेंस हुआ, राइट बेस्ड क्राइम हुई है, उसके राइट्स का वायलेशन किया गया। उसके बाद में आप कहोगे कि इसके राइट बेस्ड वायलेशन की वजह से इसका जो सोशल आइडेंटिटी हुआ वो टेम्पर हुआ, इसकी साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा हुई उसके वजह से ओवरऑल सारे वेलबींग को उसके टेम्पर हुआ। तो दैट इज क्या है? कंटेंट एनालिसिस है। और ऊपर ओवरऑल आपने एक थीम दे दिया कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड, ये एक आपने थीम दे दिया इसको।
समझ में आया या अभी ठीक नहीं है समझ सर। में आया? हाँ जी, आ गया सर समझ में। ठीक है, तो जब कंटेंट एनालिसिस करेंगे आप, रामचरितमानस का भी कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, ग्रंथों का होता है कंटेंट एनालिसिस। और रामचरितमानस हो गया, भगवत गीता हो गया, कुरान हो गया, उनका भी आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब चैप्टर वाइज। तो वैसे सेशन का भी कि फर्स्ट सेशन में हमारा इस कंटेंट पे बात हुआ, सेकंड पे इस कंटेंट पे बात हुआ, ठीक है, उसके आउटकम्स को, जिसको हम समराइजेशन भी बोल सकते हैं, इस तरीके से ठीक है सर, इंटरकोरिलेटेड। समझ आ गया सर। आगे। थैंक यू सर। एक शब्द का अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग हो जाता है। ठीक है, वन डेली मीन्स वन हेल्दी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। डेली का फुल फॉर्म क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। Adjusted life year. डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। द मेजर सोर्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज, मेजर सोर्स क्या है हेल्थ इंफॉर्मेशन का? सेंसस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, डिजीज रजिस्टर और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको एसआरएस बोलते हैं। ठीक है, तो एसआरएस के थ्रू ही हमारे पास डेटा आता है कि किसी भी डिसऑर्डर का कितना प्रेवलेंस है, कितना बर्डन है ना। मिनिमम डेली पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, तो ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी 150 लीटर औसतन माना जाता है कि दैनिक जो जरूरतों के लिए 150 लीटर कम से कम पानी की जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्शन ऑफ आईईयूडी। ठीक है, तो मेनरेजिया जो है ये एक कंडीशन नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बाकी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब ये है। पहले तो ये बताओ इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, समझते हो आप लोग? इंडिकेशन लाइक जैसे किसी की सर्जरी होनी है या मान के चलो एलएसीएस होनी है, तो कुछ इंडिकेशन होते हैं कि किस वजह से एलएसीएस हो रहा है, ये उसको इंडिकेशन कहेंगे। लाइक अगर कहते हैं मतलब नॉर्मल भाषा में कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी, तो उसका वो इंडिकेशन है कि एलएसीएस होगा, इस तरीके से। बाकी काउंटर का नहीं पता, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसके वजह से हम कोई भी सर्जरी, कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो जैसे इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस नहीं इंसर्ट कर सकते। तो मान लिया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन में आईयूसीडी या आईयूडी हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? और आसान भाषा में बताऊं, यस सर। जैसे कोई लो बीपी वाला पेशेंट आया, ठीक है, उसकी इलाज चल रही है, तो लो बीपी का पेशेंट है और उसको नींद नहीं आ रही है। हाई बीपी लो बीपी दोनों में नींद के इश्यूज होते हैं, वैसे तो इसमें ज्यादा नींद आती है लो बीपी में, बट कुछ कुछ को कम भी आती है। तो क्या इसमें बेंजोडाइजेपिन्स दिया जा सकता है? अब ये मत कहना कि हम बेंजोडाइजेपिन्स नहीं जानते, कई बार डिस्कस कर लिया। बेंजोडाइजेपिन्स मतलब कि सेडेटिव्स। सेडेटिव्स भी क्या होता है जिससे नींद आए, ऐसी दवाई लाइक लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम और मल्टीपल ऐसे मेडिसिन होते हैं जो नींद के लिए दी जाती है मेंटल इलनेस में। ठीक है, तो लो बीपी का बीपी वाले को तो सर नहीं दी जाएगी, क्योंकि हाँ, लो बीपी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि ऑलरेडी लो है, और अगर
आप कोई भी बेंजोडाइजेपिन से सेडेटिव्स देते हो तो बीपी को और लो करता है, तो ऐसे में बॉडी कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। अब और सरल भाषा सर में हाई बीपी के जब पेशेंट आते हैं तो समटाइम्स उनको मतलब दिया जाता है क्लोनाज़ेपाम वगैरह एक दे दिया जाता है कि मेंटल रिलैक्स हो जाए, तो माइंड रिलैक्स हो जाए, तो बीपी थोड़ा कम हो जाए। तो हाई बीपी वाले को तो दे सकते हैं, लो बीपी वाले को नहीं दे सकते। हाँ, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से उनको और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि सपोज करो एडीएचडी का बच्चा है। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो अब एडीएचडी का बच्चा है, क्या इसको गन दे सकते हो? गन मतलब एडीएचडी सपोज करो वो 18+ हो गया, गन का लाइसेंस दिया जा सकता है इसको? नहीं सर, नो सर। नहीं दिया जा सकता, ऑलरेडी वो हाइपर डिसऑर्डर है, उसको नहीं दे। अटेंशन के लिए वो मिसयूज कर सकते हैं। इसी को कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर एडीएचडी डायग्नोस्ड है तो उसको गन नहीं दिया जाएगा, नहीं तो पता लगेगा कि वो मस्ती मस्ती में ही किसी को उड़ा देगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। किस पे बेस्ड होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इनकम ऑफ द फैमिली काउंट नहीं होता, कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नहीं काउंट होता, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट भी काउंट नहीं होता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अलावा और क्या क्या काम होता है एचडीआई में? काउंट क्या क्या होता है? पर कैपिटल इनकम, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन, और क्या होता है? एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये एचडीआई का पैरामीटर है। और करंट में एचडीआई में कितना रैंक है इंडिया का? 130 सर। 130 आउट ऑफ 193। 193। ये एचडीआई रैंक है 2025 का इंडिया का। एचडीआई किसने दिया? महमूबुल हक ने दिया था और हाँ। यूएनडीपी पब्लिश करती है रिपोर्ट। सर अमर्त्य सेन जी का भी इसमें रोल रहा था। महबूब उल हक, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स। पाकिस्तान। कब दिया था? 1990 में। और इसमें दूसरा नाम किसका आता है? अमर्त्य सेन। ठीक है, पब्लिश कौन करता है? पब्लिश बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, इतने फैक्ट्स जहां से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग मोस्ट एट रिस्क एट द मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग दीज ग्रुप्स एंड देयर नीड्स। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल मलेरिया एक्शन प्लान। तो इरेडिकेट अभी तक मलेरिया इरेडिकेशन की कंडीशन में आया ही नहीं है, बाकी कंट्रोल, एलिमिनेशन और रिसर्च पे ही काम चल रहा है, बात चल रहा है। अभी इरेडिकेट वाले कंडीशन पे हम नहीं पहुंचे हैं। मलेरिया किस उससे होती है? वेक्टर से। क्या ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है? यस सर, मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो मलेरिया किससे होती है? फीमेल एनाफिलीज। कौन सी होती है? एनाफिलीज होती है, एडीज होती है? एनाफिलीज होती है। एनाफिलीज होती है। फीमेल एनाफिलीज से सर।
और कौन सा होता है प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट कमेटी इज कॉल्ड एज। हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट कमेटी इज कॉल्ड एज, तो इसमें तो सभी है, बोरे कमेटी, मुदलियार कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, तो ये सभी कमेटी ही है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट को लेके। ये क्वेश्चन गलत है, चारों सही होंगे इसमें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून 4 जून। 5 चार नहीं, 5 जून। 5 जून। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 21st है, 21st या 22। 22 अप्रैल। वाटर डे? 22 मार्च। 24 मार्च। 22 मार्च। नहीं, 22 मार्च है। 22 मार्च है, दोनों हाँ। सेम डेट में है, बस इतना ध्यान date रखना, है। पहले पानी आया फिर पृथ्वी आया, ऐसे याद रखना। ठीक है सर। वर्ल्ड योगा डे कब है? 21 जून। जून। 21 जून। टीचर्स डे, मतलब नेशनल टीचर्स डे। 5 सितंबर। 5 सितंबर। सितंबर। और वर्ल्ड टीचर्स डे? 5 अक्टूबर। यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। कितना? 12 जनवरी। 12 जनवरी। सर 12 जनवरी। 12 हो गए। 12th जैन विवेकानंद। और वर्ल्ड यूथ 12th डे? है सर। 12 अगस्त। 12 अगस्त। 12 अगस्त। एल्डर्स डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को। और हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। स्किज़ोफ्रेनिया डे? सिजोफ्रेनिया 31 मई। टोबैको कब मनाया जाता है? 31 31 में ना? यस सर। 31 स्किज़ोफ्रेनिया डे? जितने यहाँ पे वो बैठे हैं उनको पता होना चाहिए ना, जो उसमें काम कर रहे हैं DMHP में। 24 मई। 24 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज? जून नहीं है क्या? 26 जून। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? 10 अक्टूबर। वर्ल्ड एड्स डे? 1 दिसंबर। विमेंस डे? 8 मार्च। और कोई दिन याद आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है? पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर। यस, पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। यार ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा? ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। क्यों 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? एस्टैब्लिशमेंट हुआ था सर इस दिन, हाँ। 1948। यूडीएचआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यस, ठीक है, तो ऐसे रिपीट करते रहो तो याद हो जाएगा।
Which of the following is not a part of the group approach for any kind of health education in the community? तो ग्रुप अप्रोच में इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू क्या होता है, केस वर्क वाले अप्रोच में होता है। फोक मेथड, स्ट्रीट प्ले और डिमॉन्स्ट्रेशन, ये हो सकता है ग्रुप अप्रोच। फोक मेथड क्या होता है? फोक मतलब क्या समझते हैं? पूरे मतलब सर जो स्ट्रीट प्ले होता है, I think एक वो फोक क्या बोलेंगे, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है। फोक मतलब क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय कल्चर सॉन्ग, से रिलेटेड जो होता है सर वो, क्षेत्रीय नाटक, जैसे कुछ फोक भी होता डांस होता है ना, जैसे सर उड़ीसा का हाँ अपना अलग है, हाँ। राजस्थान का अपना अलग है, हरियाणा का अपना अलग है, दैट काइंड ऑफ। स्ट्रीट प्ले मतलब नाटक देखो ऐसे करके जो डफली बजा बजा के यस इकट्ठा सर। करते हैं लोगों को। नुक्कड़ नाटक, डिमॉन्स्ट्रेशन, नुक्कड़ हाँ नाटक, कर्नाटक, नुक्कड़ नाटक इसको बोलते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब सिंपल भाषा में भाषण, कोई सब्जेक्ट पे, किसी विषय पे उसको बताना, एक्सप्लेन करना। तो 71 से आगे का अगले क्वेश्चन में देखेंगे। चलो अच्छा कंप्लीट कर लेते हैं, अभी 6 मिनट है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स, तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है उसको अडेप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, एज पर द बिहेवियर थियरी, जो थेरिस्ट हैं, थेरेपिस्ट मतलब थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई गलत आदत सीख ली है तो उसको भुलाया भी जा सकता है और सही आदतों से उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ एक दो बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर थ्योरी देने वालों का नाम बताएं। लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एलमंड बदूरा। सोशल लर्निंग किसने दी है? एल्बर्ट बंदूरा ने। और क्लासिकल कंडीशनिंग? इवान पावलोव। ठीक है, और उसके बाद में रीइंफोर्समेंट में हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, टोकन इकोनॉमी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल टू चेंज बिहेवियर, ये होता है। पर्सन फोकस्ड साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन सोशल वर्क आर एम्ड एट, तो पर्सन फोकस्ड कब होता है? काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशन में, जब हम किसी इंडिविजुअल के जो है इश्यूज पे काम कर रहे होते हैं। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसका है? कार्ल रोजर्स, और इसी को पर्सन सेंटर्ड भी बोलते हैं। Which of the following is the most comprehensive aim of education? तो most comprehensive aim of education मतलब कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णतः सर्वांगीण विकास, ओवरऑल। ठीक है, सर्वांगीण मतलब कि कभी भी आपका जो करिकुलम है वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पे और थियरी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, उसका स्किल बेस्ड लर्निंग भी होना चाहिए, थियरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, सोशल लर्निंग होना चाहिए, कल्चरल लर्निंग होना चाहिए। ये सारे चीजों का एक जो है मिला जुला स्वरूप होना चाहिए। तो टू डेवलप द इंडिविजुअल पर्सनालिटी इन ऑल डायमेंशंस। Which of the following is not a criteria for a screening test? तो क्राइटेरिया क्या नहीं, ability of medical personnel, बाकी ability of effective treatment, adequate knowledge of the condition, expectations of benefit of screening for more than one risk, तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जो है मेडिकल पर्सनल का होना ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता, बाकी और चीजें भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एजेंसी दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, तो कौन है? सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो क्या काम करता है? आईईसी डेवलप करता है और डिफरेंट मीन्स से लोगों तक सरल और आसान शब्दों में, आसान भाषा में, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या पहुंचाता है? जागरूक करता है। तो
तो इसी को सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो बोलते हैं, जो ये सब करता है। आई फॉर इंफॉर्मेशन, ई फॉर एजुकेशन और सी फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। जितने भी एनएचएम में काम करते हैं सब यही करते हैं, आईसी मटेरियल, बट आईसी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते कि आईईसी होता है। Which of the following examples of green leafy vegetables has the highest keratin content by weight? तो स्पाइनच में होता है ये सब, एक तरीके का जिनका साइंस वगैरह ठीक है उनको आसानी से आ जाएगा। स्टेबलाइज्ड ब्लीच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ब्लीचिंग पाउडर विद लाइम, लाइम मतलब चूना। The code of personal hygiene in Indian system of medicine was given by, तो पर्सनल हाइजीन इन इंडियन सिस्टम में मनु का एक कॉन्सेप्ट है। बाकी धन्वंतरी, चरक और वाघभट्ट ये भी क्या थे, एक मेडिकल प्रोफेशनल्स थे। चरक का सबसे ज्यादा जो काम था वो किस पे था, डायग्नोस्टिक और ये इस पे सर्जरी में। और सुश्रुत कौन थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। ट्रॉमा सेंटर है सर इनके नाम पे। हाँ, चरक नाम से भी डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत सारे। धन्वंतरी के नाम पे ही फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको माना गया है, आयुर्वेदा, धन्वंतरी को ही, फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी को ही माना गया है। और इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस को एनहांस करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री बनाई गई है, आयुष। आयुष कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर यूनानी, योगा, यू फॉर यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, हेम्योपैथी। होम्योपैथी, ठीक है। इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है हर जगह ए जोड़ने में लास्ट में, ठीक है। आयुर्वेद को आयुर्वेदा कर दिया, योग को योगा कर दिया, यूनानी को यूनानी ही रहने दिया क्योंकि उसमें सब जोड़ने लायक बचा नहीं है। सिद्ध को सिद्धा को सिद्धा ही रहने, मतलब ये तो सिद्धा ही था, सिद्धा है मतलब सिद्ध है लेकिन उसको सिद्धा बोल देते हैं। होम्योपैथी तो होम्योपैथी है। ये कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत ही इम्पैक्टफुल रही हैं और इनका प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स काफी स्ट्रांग रहा है। बट सीवियर कंडीशन में इधर मत जाना, कभी भी किसी को सलाह भी मत देना। स्टेज 4 स्टेज 5 कैंसर है, स्टेज 4 स्टेज 3 कैंसर है या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो इन चक्करों में मत पड़ना। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है और एक केस में नहीं, कई केसेस में है मेरे अपने जानने वालों में। इन द स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम द चिल्ड्रन आर स्क्रीन्ड बाय, किससे होते हैं, ट्रेन टीचर्स या ट्रेन जो आते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स। तो ये भी एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मेरे हिसाब से। स्क्रीनिंग जो होती है वो ऑप्थेल्मिक जो ट्रेंड डिप्लोमा वाले होते हैं वही करते हैं, ये लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन टीचर क्या करेगा उस पे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हो गए हैं 80, बाकी के बचे हुए हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कैसा रहा आज का सेशन आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव बहुत बढ़िया। काफी समझ में आ रहा है ना, मतलब मेन चीज ये है कि समझ में आना चाहिए जी सर। और जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि क्लास को सिर्फ जो